ये लगातार आप देख रहे होंगे, क्योंकि अभी तक तो दिल्ली को कहा जाता था कि वो राजनीति का केंद्र है, लेकिन इस वक्त अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो बिहार इस वक्त सियासत की धुरी बनी हुई है। और भाई बने भी क्यों ना, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने सहयोगियों से कहा जा रहा है कि धोखा कर लिया है और धोखा करते हुए वो दोबारा से एनडीए में शामिल हो गए हैं। बिहार ये वही धरती है जहां पर एनडीए के खिलाफ जून से गर्जना शुरू हुई थी और तभी से शुरू हुआ था आईएनडीआईए गठबंधन बनाने का प्लान। लेकिन अब आज वही धरती बिहार बीजेपी के लिए बहुत उर्वरक हो गई है, क्योंकि जिस इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार थे, वो अब सूत्रधार नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा यानी कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और अब से थोड़ी ही देर बाद का वो समय होगा जब वो सीएम बनते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन नीतीश कुमार का ये जो बदला बदला रूप है, ये सिर्फ अभी का नहीं है। जब से उन्होंने सत्ता हासिल की है तब से कई बार उन्होंने अपना जो पासा है वो पलटा है, बाजी पलटी है। और ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि नीतीश कुमार ने आखिर कितनी बार पलटी मारी है। तो 1994 जॉर्ज फर्नांडिस के साथ नीतीश कुमार ने पार्टी बनाई है। 1994 जनता दल से वो अलग हुए, तो 1994 जनता दल से नीतीश कुमार अलग हुए। 2005-2013 बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार चलाई। फिर उसके बाद 2003 का वो समय आया जब समता पार्टी का जेडीयू में विलय हुआ। तो देखिए, नीतीश कुमार के बदले बदले रंग 1994 से ही देखने लगे थे लगातार, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से दल बदल रहे थे वो सिलसिला लगातार जारी था। 2020 में भी जब नीतीश कुमार सत्ता में आए, जब उन्होंने सत्ता हासिल की, तो उस दौरान वो आरजेडी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात करते थे। लेकिन अब आज एक बार फिर से समय का पहिया कुछ ऐसा घुमा कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए की तरफ अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा चुके हैं। और 5 बजे का वो समय होगा जब नीतीश कुमार पहुंचेंगे राजभवन और साथ ही सीएम पद की शपथ लेंगे। लेकिन देखिए, बिहार की सियासत बड़ी पेचीदा है कि सरकारें तो बदल रही हैं लगातार, लेकिन जो सीएम है वो कॉमन है। सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे आरजेडी की हो, लेकिन जो सीएम है वो एकदम कॉमन है, नीतीश कुमार। और इस बार भी जब बिहार में दोबारा 16-17 महीने के इंतजार के बाद बीजेपी सत्ता में आएगी, तो उसमें भी सीएम कौन होंगे ये सबको पता है, नीतीश कुमार। और देखिए, 5 बजे का वो समय होगा जब नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके साथ विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी भी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और कहा जा रहा है कि 5 से 6 अन्य विधायक और भी है जो शपथ ले सकते हैं। और ये भी लगातार सूत्रों के हवालों से खबर है कि विधायकों के शपथ लेने का आंकड़ा अभी भी और बढ़ सकता है। लेकिन देखिए, बीजेपी ने बहुत समीकरण को साधते हुए अपने तमाम जो डिप्टी सीएम है उनको चुना है। अगर हम विजय सिन्हा पर गौर करें तो ये भूमिहार समाज से आते हैं, और सम्राट चौधरी पर गौर करें तो ये कोयली समाज से आते हैं। और इन दोनों ही जातियों को साधने के लिए बीजेपी ने इस बार बिहार में दोनों ही डिप्टी सीएम उतारने का फैसला लिया है, जो कि 5 बजे का वो समय होगा जब वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे। बिहार की सियासत में जो उठापटक चल रहा है, इसका असर केंद्र की सत्ता पर भी पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जो तमाम दल है वो नीतीश पर हमलावर है। कोई उन्हें पलटू राम कह रहा है, कोई उनकी तुलना कूड़े कचरे से कर रहा है। लेकिन बिहार की सियासत में जो भी तस्वीर आज देखने को मिल रही है, इसका 2024 में कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये तो नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन बिहार की सियासत का क्या कुछ फर्क पड़ रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए पहले हम वो समझते हैं। गुड बाय गठबंधन, आरजेडी से नीतीश का किनारा, बिहार में नई सरकार, सीएम बनेंगे नीतीश कुमार। पटना में नीतीश के साथ 8 मंत्री लेंगे शपथ। बिहार की सियासत में पिछले 80 घंटों से चले आ रहे कयासों पर लगाम लगाते हुए सीएम नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। सुबह राज्यपाल को इस्तीफा देकर नीतीश ने बीजेपी के साथ औपचारिक तौर पर हाथ मिला लिया है। और इसी के साथ नीतीश कुमार ने 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेकर टीम लालू समेत इंडिया गठबंधन को भी जोरदार झटका दिया है। पटना में नीतीश कुमार के अलावा कुल 8 नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे। इनमें बीजेपी कोटे के 3 मंत्री शामिल हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, सुमित कुमार सिंह, विजय चौधरी, संतोष कुमार सुमन, विजेंद्र प्रसाद यादव, प्रेम कुमार शामिल हैं।
नई सरकार में पिछड़े समाज से आने वाले बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट सम्राट चौधरी और भूमिहार विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बनेंगे। विधायक दल की मीटिंग में सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को नेता चुना गया। वहीं शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा शामिल हो सकते हैं। इससे पहले नीतीश कुमार ने सूबे में नई सरकार बनाने के लिए गवर्नर को जो समर्थन की चिट्ठी सौंपी थी, उनमें 128 विधायकों का समर्थन है, जबकि बहुमत के लिए 122 विधायकों की आवश्यकता होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो बिहार में नई सरकार और सीएम बनेंगे नीतीश कुमार, ये तो बिल्कुल तय हो चुका है। 5 बजे का वो वक्त होगा जब नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता डिप्टी सीएम बनते हुए बिहार में नजर आएंगे। लेकिन नीतीश कुमार ये जो लगातार अपने रंग बदल रहे हैं, इसको समझते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कितनी बार उन्होंने दल को बदला है और किस तरीके से बिहार की सत्ता पर वो हर बार काबिज हुए हैं। ये वो समय था जब नीतीश कुमार जनता दल से अलग हुए और 1994 ये वही साल था जब जॉर्ज फर्नांडिस के साथ उन्होंने मिलकर एक पार्टी बनाई। तो 1994 में नई पार्टी बनाई। 2003 समता पार्टी का जेडीयू में विलय हुआ और 2003 में ये विलय भी हुआ और 2005 और 2013 बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने बिहार में अपनी सरकार भी चलाई। फिर 2014 बीजेपी छोड़ आरजेडी के साथ नीतीश कुमार चले गए। 2015 ये वो साल आया जब आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव भी लड़ा और बिहार विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। 2017 ये वो दौर आया जब आरजेडी से गठबंधन तोड़ बीजेपी से उन्होंने हाथ मिलाया और 2022 बीजेपी से नाता तोड़कर फिर वो आरजेडी में चले गए। तो ये थे नीतीश कुमार के कुछ बदले बदले रंग। और 2024 यानी कि मौजूदा साल में आरजेडी का साथ छोड़कर अब वो बीजेपी के साथ आ चुके हैं। तो नीतीश कुमार के जो बदले हुए अंदाज, ये कोई नई बात नहीं है। और अब तो उन्हीं के जो विपक्षी दल थे जिनके साथ वो पिछले 24 घंटे में बात करते थे कि हम एक साथ खड़े हैं, फिलहाल अभी हम सरकार में हैं, अब उन्हीं के नेता ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो नीतीश कुमार है वो तो पलटू राम है। लेकिन जब नीतीश कुमार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए तो नीतीश कुमार ने आरजेडी के अलावा कांग्रेस पर ज्यादा ठीकरा फोड़ा कि कांग्रेस की वजह से उनका ये जो गठबंधन है ये टूट रहा है। लेकिन अब इस बात पर भी गौर करना बहुत जरूरी है कि देखिए, परिस्थितियां जो भी हो, स्थितियां कोई भी हो, लेकिन नीतीश कुमार ने यह तय कर लिया है कि बिहार की सत्ता पर वही काबिज होंगे। बिहार के सीएम की कुर्सी अभी वो फिलहाल छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि अब जब नई सरकार बिहार में बन रही है 16-17 महीने के इंतजार के बाद, तो भी नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। और इससे पहले नीतीश कुमार कब कब कितनी बार सीएम बने वो भी देखिए। तो साल 2000 में नीतीश कुमार 10 दिन के लिए सीएम बने। इसके बाद 2010 में 3.5 साल के लिए वो सीएम बने। तो 2010 में 3.5 साल वो सीएम बने। 2015 के बाद 1.5 साल तक नीतीश कुमार सीएम रहे। और इसके साथ ही 2015 मांझी को हटाकर 9 महीने एक बार फिर से नीतीश कुमार बतौर बिहार के सीएम रहे। उन्होंने कमान संभाली। 2020 चुनाव के बाद 20 महीने तक नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम बनते हैं। 2017 पलटकर सीएम 3.5 साल बने। 2022 दोबारा से 16 महीने के लिए सीएम नीतीश कुमार बिहार की मुख्य कुर्सी पर काबिज हुए, जिसकी लड़ाइयां लड़ी गई। और इसी कुर्सी की लड़ाई में नीतीश कुमार पर अब तो पलटूराम के आरोप भी लगने लगे हैं कि वो लगातार पलटते हैं। अगर हम बात करें तो 3.5 साल, 4.5 साल, कुछ ऐसा ही आंकड़ा नीतीश कुमार के सीएम बनने का रहा। और देखिए 16-17 महीना अभी सरकार बने हुआ था, लेकिन अब नीतीश कुमार ने ये सरकार तोड़ दिया है और अब वो फिर से एनडीए की तरफ पहुंच गए हैं। तो जून के महीने में जिस बिहार की धरती से एनडीए के खिलाफ नीतीश कुमार ने मोर्चा खोला था, गरजते हुए नजर आए थे कि 2024 का चुनाव कड़ा होगा, क्योंकि एनडीए बनाम आईएनडीआई मुकाबला देखने को मिल रहा था। लेकिन अब नीतीश कुमार जो इंडिया अलायंस के सूत्रधार थे, अब वहीं चले गए हैं बीजेपी में। ऐसे में इंडिया अलायंस का क्या होगा, सवाल तो ये बहुत बड़ा है। लेकिन एक सवाल और लगातार उठ रहा है कि नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में आरजेडी से अलग हो रहे हैं। तो ऐसे में अलग होने के पीछे जो तर्क नीतीश कुमार ने दिया कि कांग्रेस लगातार दबाव बनाने का काम कर रही है। आखिर जब आरजेडी से वो बिहार में अलग हुए हैं तो कांग्रेस को रह रह करके नीतीश कुमार क्यों कोस रहे हैं, ये भी सवाल बहुत बड़ा है। लेकिन अब देखिए, जिस तरीके से आज नीतीश कुमार ने फैसला तो कर लिया है, एक पूर्ण विराम जो कल तक बरकरार था उस पर आज फुल स्टॉप लग गया है कि नीतीश कुमार अब
एनडीए के साथ जा चुके हैं। लेकिन आज जब नीतीश कुमार मीडिया से मुखातिब होते हुए नजर आए तो उन्होंने कहा कि हमें जो भाई आरजेडी है वो तो काम नहीं करने दे रही है और आरजेडी हर एक काम का श्रेय खुद ले जाती है। ऐसे में आज जब नीतीश कुमार मीडिया को संबोधित कर रहे थे, मीडिया के सामने आके बड़ी बातें कह रहे थे, तो उन्होंने ये भी कहा कि वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं और कह रहे हैं कि हर एक चीज का श्रेय आरजेडी रह रह करके ले जाती है। तो भाई ऐसे कैसे चलेगा, क्योंकि बिहार की जनता बहुत उलझी हुई है, बड़ी कंफ्यूजन में है कि आखिर अगर हमारे नेता बार बार पलटेंगे तो हम भरोसा किस पे करें। क्योंकि ये वही नीतीश कुमार है जो एक समय ये कहते हुए नजर आते थे कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन बीजेपी के साथ दोबारा नहीं जाऊंगा। तो दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार यही कहती थी, बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील मोदी ये कहते हुए नजर आते थे कि अब नीतीश कुमार के लिए जो सारे दरवाजे हैं वो पूरी तरीके से बंद है और उनमें कहते हैं कि सिटकनी, जो स्थानीय भाषा में कहते हैं कुंडी, वो लग गई है। अब वही बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि भाई जो दरवाजा है वो तो तोड़ने के लिए ही होता है, जो दरवाजा है वो तो खोलने के लिए होता है। ऐसे में नीतीश कुमार का तहे दिल से स्वागत किया जा रहा है। लेकिन एक और बड़ी बात जो लगातार कही जा रही है वो ये है कि प्रभु श्री राम ने नीतीश कुमार को वापस लाया है। तो राजनीति बड़ी अजीब चीज है कि बीजेपी को पता है कि हर एक मुद्दे को प्रभु श्री राम से कैसे जोड़ना है और इस मुद्दे को भी बीजेपी लगातार प्रभु श्री राम से, अयोध्या से कनेक्ट करती हुई नजर आ रही है और लगातार जनता को साधने का काम कर रही है। क्योंकि बीजेपी जानती थी कि अगर उन्हें बिहार में आगे बढ़ना है तो नीतीश के बिना यह संभव नहीं है, क्योंकि नीतीश एक कद्दावर नेता है, पिछड़ों के कद्दावर नेता माने जाते हैं और नीतीश कुमार लगातार पिछड़ों की राजनीति करते हैं और यही वजह है कि बिहार में इनको खास तरजीह हर एक पार्टी देती है। सरकार चाहे कोई भी हो, पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर जीत हुई है और नीतीश कुमार उस पार्टी के साथ सहयोगी बनके रहे हैं तो नीतीश कुमार अक्सर सीएम बनते हुए नजर आते हैं। ये ताजा आंकड़ों ने इस बात की पुष्टि की है। कभी 3.5 साल, कभी महज 10 दिन, लेकिन नीतीश कुमार सीएम के पद पर काबिज हुए हैं। और आज जब नई सत्ता आ रही है, नई सत्ता बन रही है, तो भी नीतीश कुमार ही सीएम बनने वाले हैं। उनके साथ बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम होंगे, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी। लेकिन बीजेपी ने हर बार की अपनी परंपरा को बरकरार रखा। उन्होंने जब 2 डिप्टी सीएम प्रेजेंट किए जनता के सामने तो ये दोनों ही नए चेहरे थे। विजय सिन्हा बिहार के नए डिप्टी सीएम होंगे, सम्राट चौधरी जो कि कोयरी समाज से आते हैं ये भी नए डिप्टी सीएम होंगे। तो बिहार की सियासी जो उठापटक चल रही है इसका सीधे तौर पर असर 2024 के चुनाव में खास तौर पर देखने को मिला है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि नीतीश का साथ जिसको मिला है उसकी बिहार में बम्पर जीत हुई है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे 2014 में भारतीय जनता पार्टी, चाहे 2019 के हम आंकड़ों पर गौर करें। ये वो ताजा आंकड़े हैं जो बताते हैं कि नीतीश कुमार के साथ बिहार में उसकी सत्ता और उसकी सत्ता की राह बहुत आसान हो जाती है। ऐसे में अब नीतीश कुमार तो एनडीए के साथ आ चुके हैं। 2024 का चुनाव बिहार में बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होता है ये देखने वाली बात होगी। तो देखिए लगातार जो सियासत है वो अपने चरम पर है, क्योंकि बिहार में सियासी उठापटक लगातार जारी है और सियासी उठापटक में नीतीश कुमार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने तगड़ा झटका इंडिया अलायंस को दिया है। क्योंकि नीतीश कुमार अब ये ठान चुके हैं, अब ये सोच चुके हैं, इस्तीफा तक दे चुके हैं कि अब हम सरकार के साथ नहीं है और अब नई सरकार बनने वाली है। 5 बजे का वो समय होगा जब राजभवन नीतीश कुमार एक ही दिन में तीसरी बार पहुंचेंगे। पहली बार जब नीतीश कुमार सुबह पहुंचे तो अपना इस्तीफा लेकर पहुंचे, दूसरी बार जब पहुंचे तो उन्होंने राज्यपाल के सामने ये बताया कि वो एक नई सरकार बनाना चाहते हैं, विश्वास में लेने का काम राज्यपाल को किया। और अब तीसरी बार जब शाम 5 बजे नीतीश कुमार पहुंचेंगे राजभवन तो उस दौरान नीतीश कुमार मंत्री जो तमाम उनके मंत्री हैं उनके साथ पहुंचेंगे और साथ ही सीएम पद की दोबारा शपथ लेते हुए भी नजर आएंगे। अब उनके पूर्व सहयोगी भी लगातार हमलावर है उन पे और ये हमला भी बहुत लाजमी है, क्योंकि नीतीश कुमार ये वही नेता थे, ये वही सूत्रधार थे इंडिया अलायंस के, जिन्होंने इंडी की एक छतरी के नीचे सबको लाने का काम किया था। लेकिन अब सोचिए जरा कि अगर परिवार का मुखिया ही गायब हो जाए तो उस परिवार का आखिर रख रखाव, उस परिवार की देखरेख कौन करेगा, सवाल बहुत बड़ा है। तो अयोध्या में राम आए, बिहार में पलटू राम, ये तमाम ऐसे बड़े आरोप है जो लगातार नीतीश कुमार पर लग रहे हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार फिलहाल एनडीए के साथ है, ये कड़वा सच है जिस
जिसे हर एक दल को स्वीकार करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा इसको स्वीकार करने की जरूरत विपक्षी दलों पर है। अब इसका असर 2024 के चुनाव में कितना पड़ेगा, और साथ ही साथ अब ये जानना बहुत अहम हो जाता है कि लगातार नीतीश कुमार आखिर कांग्रेस पर इतने हमलावर क्यों है, क्योंकि उन्होंने तो बिहार विधानसभा में सरकार को खत्म किया है। आज इन्हीं बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर पंकज रस्तोगी जी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं। केसी जैन जी, नेता बीजेपी, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक तिवारी जी भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के तौर पर हैं, और प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं संदीप त्रिपाठी जी, और साथ ही सलाहकार संपादक के तौर पर संजय राजन इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगी। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले केसी जैन जी से करते हुए। केसी जैन जी, देखिए, इस बात का जिक्र हर बार होगा कि नीतीश कुमार पानी पी पीकर ये कसम खाते थे कि मरना पसंद करूंगा लेकिन बीजेपी के साथ जाना नहीं पसंद करूंगा। बीजेपी भी तो यही कहती थी कि हम नीतीश कुमार को कभी अपनी पार्टी में नहीं बुलाएंगे, उनसे हमारा गठबंधन इम्पॉसिबल सी चीज है। आखिर ऐसी क्या परिस्थिति हो गई? क्या कुर्सी इतनी जरूरी हो गई? क्या आपने अपनी ही बातों को दरकिनार कर दिया? देखिए, कुर्सी तो नीतीश जी के पास थी और अगले 1 साल तक रहने वाली भी थी जी, क्योंकि चुनाव भी बिहार के 1 साल के बाद होने हैं। तो बात यहाँ पर कुर्सी की नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि जो बदनामी नीतीश कुमार जी की लालू जी के साथ आने के बाद हुई, और जो एक बिहार सरकार पे एक जो धब्बा लगा कि कोई विकास नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचारी सरकार है, तो नीतीश जी जो कुछ करना चाहते थे वो उनको करने नहीं दिया जा रहा था। जब वो एनडीए के साथ में थे, स्वतंत्र होकर के काम कर रहे थे, और उनको इस बात का लगातार अंदेशा था कि हमें स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जा रहा है। लेकिन राजनीतिक रूप से कुछ जिम्मेदारियां होती है, कुछ मजबूरियां होती है, और जैसा कि आपने भी कहा अभी कि नीतीश जी ने कई बार कहा कि हम भाई बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बिल्कुल। तो जो है, जब लालू जी की पार्टी ने इनको भरोसा दिलाया, विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ पूर्ण रूप से हैं और आप स्वतंत्र होकर के काम करेंगे, लेकिन बात यहां तक आ गई कि तेजस्वी लगातार अपने हिसाब से सारा काम करने लगे, तमाम सारे विभाग चलाने लगे, जो विभाग उनके पास नहीं थे, जो विभाग नीतीश जी के पास थे, उसमें भी हस्तक्षेप करने लगे। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति होगा, अगर वो जनता के प्रति उसने एक शपथ ली है, संविधान की एक शपथ ली है, प्रदेश के विकास की और जनता की भलाई की, अगर उसको काम नहीं करने दिया जा रहा है तो बेशक वो अपने विचारों में कहीं ना कहीं ढील दे करके, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढीला रवैया अपनाते हुए वो आगे बढ़ने का काम करेगा। तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा, तभी विकास होगा, तभी काम होगा। और वही काम नीतीश जी ने किया। लंबे समय तक थोड़ा सा उनको वक्त जरूर लगा, लेकिन उनको जब इस बात का एहसास हो गया कि किसी तरीके से बात नहीं बन रही है, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा, तमाम सारे पत्रकारों ने जब वो राजभवन से बाहर आए, अपना इस्तीफा देकर के उनसे पूछा कि भाई आप इस्तीफा क्यों दे रहे हो, उन्होंने कहा आप आगे रहिएगा, देखिएगा क्या है। लेकिन जब काम नहीं करने दिया जा रहा है, लगातार दबाव बनाया जा रहा है, तो हम कितने दबाव में काम करेंगे? हमको तो काम ही नहीं करने दिया जा रहा है। अगर दबाव में भी काम करने दिया जाए तब भी हम बर्दाश्त करते। लेकिन मुख्य बात तो ये है ना कि ना तो कोई निर्णय ले पा रहे थे, ना कोई विकास के काम कर पा रहे थे। इसीलिए कहा जा रहा था बिहार को लगातार कि वहां कोई विकास नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। अब नीतीश जी ने सही निर्णय लिया है कि जिनके साथ इतने दबाव में काम करना पड़े, वो प्रदेश की सरकारें काम नहीं कर सकती, वो सरकार काम नहीं कर सकती है, उसके मंत्री, उसके विधायक काम नहीं कर सकते। जी, आपकी बातों से सवाल तो बहुत है, लेकिन पहले हर एक मेहमानों से मैं कमेंट ले लूं, फिर आप पे सवालों की बौछार आज मैं करने वाली हूं। देखिए, प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, जब नीतीश जी आज मीडिया के सामने आए तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो गठबंधन को लेके सीरियस नहीं है। अरे भाई, जब वो बिहार विधानसभा की सरकार को तोड़ रहे थे तो फिर इस पे कांग्रेस कहां से आ गई? संदीप जी, वो तो लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। ठीक है, संदीप जी से दोबारा संपर्क स्थापित करने की प्रयास किया जाएगा। लेकिन देखिए अशोक तिवारी जी, अब आगे क्या होगा, क्योंकि सूत्रधार तो चले गए एनडीए में। अब आपका जो I.N.D.I.A है, इसका भविष्य क्या है? जी जी, देखिए, ये राजनीति है और राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अपनी साजिश
बखूबी कर रही है। और आज वो पीडीए को कमजोर करने के लिए, जो पीडीए है उससे उससे डरी हुई है, भाजपा पूरी तरह डरी हुई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से पीडीए का आह्वान किया है और पूरे देश में पीडीए सक्रिय हो गया है। पीडीए का पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आधी आबादी, अगड़े सभी इसमें आते हैं। जो लोग पीड़ित इस समय जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पिछड़ों दलितों के आरक्षण के हक को मारना, उनको जो है इधर उधर करना और उनका हक न मिलना, आज इसकी लड़ाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के लड़ रहे हैं और पूरी तरह से मजबूती से एनडीए को पटखनी देने जा रहे हैं दो इंडिया गठबंधन के साथ। ऐसी स्थिति में भाजपा को जो परेशानी बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी, उसके तहत उन्होंने एक साजिश करते हुए नीतीश जी को जो है तोड़ करके अपने पाले में किया है और उनके जरिए पीडीए को कमजोर करने की साजिश कर रही है भाजपा। सच्चाई है, इसमें सफल नहीं होगी। जनता अच्छी तरह जानती है कि जो है पिछड़ों दलितों का साथ की लड़ाई कौन लड़ रहा है। सच्चाई ये है कि बिहार में जिस तरीके से जातीय जनगणना हुई, उससे भी भाजपा नहीं चाहती थी जातीय जनगणना हो, लेकिन उससे भी उसको परेशानी महसूस हुई। उससे अब आज नीतीश जी से सवाल होना चाहिए कि क्या वो पिछड़ों दलितों की लड़ाई पूरी तरह से लड़ने में सफल होंगे क्या? भाजपा में जाकर के क्या वो पिछड़ों को आरक्षण दे पाएंगे क्या? जिस तरह जातीय जनगणना हुई थी उसके आधार पर जातीय आरक्षण मिलेगा क्या? सच्चाई ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। और नीतीश जी ने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारी है इस तरीके से भाजपा की साजिश में आकर के। भाजपा की साजिश जो है पीडीए के खिलाफ साजिश है और ये पीडीए इसका जवाब 2024 में कमर कस के देने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश अशोक में तिवारी जी, पीडीए या एनडीए पहले क्लियर तो कर लीजिए। पीडीए के फॉर्मूले पर तो आप चल रहे हैं और आपका अलायंस है इंडिया, और कौन सी आप ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी की राजनीति का शिकार होगा नीतीश कुमार? सच्चाई ये है कि इस समय पीडीए हराएगा एनडीए को। इंडिया गठबंधन भी पीडीए के रास्ते पे चल रहा है। सच्चाई ये है कि आज जातीय आरक्षण की हम मांग कर रहे हैं, जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। जातीय जनगणना जिस तरह जातीय आरक्षण का घोटाला किया जा रहा है उसका साफ होना चाहिए और जब जातीय जनगणना हो जाएगी तो पूरी तरह से जो जितना कमजोर है उसको उतना उसका हक मिलेगा। सच्चाई ये है। और पीडीए इसमें आंदोलित है, पूरे देश में आंदोलित है और इस आंदोलन को कमजोर नहीं कर पाएगी भाजपा किसी हालत में भी। उसे पिछड़ों का, दलितों का और कमजोर वर्ग का और हर तरह से जो लोग प्रताड़ित हैं, किसान है, नौजवान है, महिलाएं जिन पर अत्याचार हो रहा है, उनको सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, किसानों का को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, देश का बेरोजगार सड़कों पर टहल रहे हैं, इनको इनका हक दिलाने की लड़ाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। कांग्रेस भी हमारे साथ है और पूरा इंडिया गठबंधन मिल करके भाजपा को 2024 में बिल्कुल ठीक कहा। देखिए अशोक जी, मुद्दे तो बहुत अच्छे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिससे आप सभी नेता मिलकर एक मंच पर ला रहे हैं, लेकिन जरा संभालेगा उस मंच को, क्योंकि धीरे धीरे आप ही के नेता मंच से निकलते जा रहे हैं सीढ़ी उतर के। खैर ये अलग की चीज है कि आगे इंडिया अलायंस आपका कितना चलता है। लेकिन देखिए संजय राजन जी, मुखर होकर अशोक तिवारी जी कह रहे हैं कि अभी भी इंडी जो अलायंस है वो लगातार चल रहा है, अभी भी एनडीए को हराएगा। इस दावे में इनकी कितनी मजबूती नजर आती है? क्या ये संभव है अब? क्योंकि देखिए जिस परिवार का मुखिया ही चला गया, जिस परिवार का मुखिया ही दूसरे परिवार का मुखिया बन गया, मुखिया बनने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में वो परिवार कैसे संभलेगा? देखिए मुस्कान, हौसला बुलंद रहे ये बेहतर है, इसमें कोई किसी के ऊपर कोई रोक नहीं लगा सकता है। हौसला बुलंद होना चाहिए, लेकिन हकीकत विपक्षी दलों को समझना पड़ेगा। अब बिहार का ये मामला कोई बहुत छोटा मामला नहीं है, बिल्कुल गंभीर मामला है। इंडिया गठबंधन को लेकर के जिस तरह की कवायद चली थी और उसके बाद एक एक कर लगातार झटका मिल रहा है। अभी मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कि कुछ बिहार में राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकली है, उसमें ममता बनर्जी को न्योता दिया गया, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता वहां नहीं पहुंचा। तो एक एक कर सारे राज्यों में तो इनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि अति महत्वाकांक्षा जो क्षेत्रीय क्षत्रपों की होती है ना, वो कहीं ना कहीं बड़े मकसद को कामयाब करने के मामले में बहुत बड़ा रोड़ा बनता है। हम नहीं कहेंगे कि समाजवादी पार्टी पूरे दमखम से चुनाव नहीं लड़ेगी, हम नहीं कहेंगे कि कांग्रेस पूरे दमखम से चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन जो एक साझा मुहिम शुरू हुआ था दिल्ली से लेकर के बेंगलोर होते हुए, महाराष्ट्र के मुंबई भी होते हुए, बिहार में जो लगातार कवायद रही थी, अब उसके अगुवा खुद बाहर चले गए हैं। उसके बाद कोई नज़र नहीं आ रहा है कि किस तरह से इस टूटते हुए गठबंधन को एक का करने के लिए कोई सामने आए चेहरा।
लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, ये अपने जगह है, लेकिन निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि विपक्षी दलों को अभी भी सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ कि बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वो इतने पुख्ता हैं कि उसके आगे सबकी जो साम दाम दंड भेद की नीति है सब विफल होता नजर आ रहा है। तो हमें लगता है कि ठीक है, सियासी दल दावा करें, बेशक वो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें, और लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि चुनाव में सारे सियासी दल मजबूती के साथ उतरें, लेकिन हकीकत को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि बहुत बड़ा डेंट लग गया है नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद इंडी गठबंधन को, और जाहिर सी बात है इसका परिणाम भी सामने देखने को नजर आएगा। ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी, मुझे लग रहा है शायद हमारे साथ जुड़ गए। मैं टीम से बोलूंगी कि उनकी जरा आवाज को ऑफ किया जाए, क्योंकि वो कुछ कह रहे हैं लेकिन उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। संदीप त्रिपाठी जी से संपर्क स्थापित हो गया है क्या हमारा? ठीक है, मैं अपनी टीम से बोलूंगी प्लीज उनसे संपर्क स्थापित किया जाए, क्योंकि उनकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। तो मैं चाहूंगी कि वो हमारे साथ जल्दी से जुड़े। लेकिन देखिए पंकज रस्तोगी जी, बड़ा असमंजस की स्थिति बिहार में देख रही है, क्योंकि बिहार की जनता समझ नहीं पा रही है कि आखिर भाई ये बिहार की राजनीति में हो क्या रहा है, हम इसको समझे कैसे। हमारे पास एक जो खाका है वो तैयार करना मुश्किल हो रहा है, बिहार की जनता कह रही है। क्या वाकई जैसा कि जिक्र किया जा रहा है डेंट लगा है? वाकई डेंट तो लगा होगा, लेकिन 2024 में नीतीश कुमार की जो राह है इतनी आसान होने वाली है कि क्या वाकई बिहार की जनता दोबारा उन पर भरोसा करेगी? देखिए, एक बात तय समझ लीजिए, नीतीश कुमार के बारे में समझ लीजिए, नीतीश कुमार एक ईमानदार छवि के नेता हैं और परिवारवाद की राजनीति को नकारते हैं, और उन्होंने कभी परिवारवाद की राजनीति को प्रश्रय नहीं दिया। और जब आज 9वीं बार वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और बिहार की जो अति पिछड़ा और पिछड़ी आबादी करीब 63% है, उसके वो पुरोधा हैं। तो आज उन्होंने उस आबादी को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए, तमाम तरह के समीकरण बनाते हुए उन्होंने तमाम लोगों के साथ सामंजस्य बैठाया। उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं। भले उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ तमाम भ्रष्टाचारियों का, जो राष्ट्रीय जनता दल जो है भ्रष्टाचारियों का दल है, जिनके ऊपर तमाम जमीन के बदले नौकरी घोटाला, तमाम तरह की चीजें हैं। आज 2 तारीख को उनकी पेशी भी है, और चाहे वो मीसा यादव हो, चाहे आपके और अन्य नेता हो, राबड़ी देवी हो। लेकिन नीतीश कुमार ने हमेशा सामाजिक समरसता को और बैकवर्ड जो 63% आबादी है उसका प्रतिनिधित्व किया, और बिहार में एक मजबूत सरकार देने का काम किया, ईमानदार सरकार देने का काम किया। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और लेकिन वो अति महत्वाकांक्षा के चलते वो चाहते थे कि सारे जितने विपक्षी दल हैं उनको एकजुट किया जाए। लेकिन विडंबना यह थी कि सारे जितने विपक्षी दल थे, उनके जितने भी अगुवा थे, वो भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए थे। किसी को ले लीजिए, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे अन्य दल, कोई भी हो, एनडीए अलायंस के जितने नेता हैं, तो लेकिन उनको एक सूत्र में पिरोने का काम अगर किया तो वो नीतीश कुमार ने किया। लेकिन उसके बाद उनको न संयोजक बनाया गया, न उनको क्या नाम प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया। ये बात नीतीश कुमार को बहुत ठगी सी लगी। और इसके बाद जो राष्ट्रीय जनता दल जिसके साथ वो सरकार चला रहे थे बिहार में, उसने पूरा कुत्सित प्रयास किया कि किसी तरह जनता दल यूनाइटेड को तोड़ दिया जाए, इस पार्टी को ही समाप्त कर दिया जाए। इसके लिए प्रयास जारी होने लगे। इसके बाद उन्होंने, नीतीश कुमार ने पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान अपने हाथ में ली, लल्लन यादव को हटाया और अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान ली, स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। और उसके बाद उन्होंने जो है ये उचित समझा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, सहजता के साथ सरकार चलाई जा सकती है, और भारतीय जनता पार्टी उनको सूट भी करती है। पिछले बार भी अगर लोकसभा का चुनाव देखें 2019 के, तो उसमें उनको करीब 17 सीटें मिली थी, और टोटल 39 सीटों में करीब एनडीए अलायंस जो ये इंडिया आपके एनडीए है, एनडीए को सफलता मिली थी। और इस बार तो ये निश्चित मान के चलिए, ये अजय स्थिति में ये अलायंस रहेगा। एनडीए 40 की 40 सीटें आने की संभावना रहेगी। क्यों? क्योंकि बिहार का जो राष्ट्रीय जनता दल है उसके ऊपर तमाम तरीके के आरोप हैं भ्रष्टाचार के। 2 बार वहां का पुल गिरा, 1700 करोड़ के पुल गिर गए। एक तरफ मोदी जी विजन विस्टा के तहत 865 करोड़ में, अरे 1200 करोड़ में नई संसद बनाते हैं, और वहां जो है 1700 करोड़ में बताइए पुल गिर जा रहे हैं। तो बिहार की जनता, नीतीश कुमार जो है कहीं ना कहीं से असहज अपने को महसूस कर रहे थे, और उनको ये लग रहा था कि इसके बाद ये राष्ट्रीय जनता दल कितनी बार असहज महसूस करेंगे भाई? 2020 से तीसरी बार अपने दल बदलने की नौबत आई, तो भाई वो हर पार्टी में असहज है, तो खुद ही अपने दम पर लड़े। देखिए, राजनीति में कोई दल अछूता नहीं होता, न किसी के लिए किसी के दरवाजे बंद होते हैं, न कुछ होता है। और अपनी पार्टी के जनाधार को बचाने के लिए उनको ये मालूम था, एक नीतीश कुमार को ये मालूम था कि अगर हम एनडीए अलायंस के साथ चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से उनको सीटें कम मिलेंगी, और उनका जो है उनका वहां पर प्रतिनिधित्व लोकसभा में बहुत कम हो जाएगा, और बीजेपी के साथ लड़ने से उनको ये सब फायदा मिलेगा। इसीलिए उन्होंने, देखिए, इस तरह का निर्णय सही समय पे लिया। और बिहार का जो समुदाय, और दूसरी चीज बीजेपी ने जो एक काम किया, कर्पूरी ठाकुर जिनकी 100वीं जयंती है,
ठीक है। और उनको क्या नाम है भारत रत्न देने का काम किया, जो ओबीसी समुदाय का बड़ा नेता है। तो इसका भी सीधा प्रतिफल उनको निश्चित रूप से मिलना है। तो इस कार्ड को देखते हुए नीतीश कुमार ने ये उचित समझा कि इस परिस्थिति में उनका वहां एनडीए के साथ जाना सही होगा। बिल्कुल, यानी कि नीतीश कुमार ने भी कहीं ना कहीं अपना फायदा देखा, इसलिए वो दोबारा से एनडीए में आ गए। खैर संदीप त्रिपाठी जी, जब पाला बदलने पर सवाल पूछा गया तो नीतीश कुमार ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। भाई कांग्रेस ऐसा क्या कर दी नीतीश कुमार के साथ कि वो पाला बदलने को लेकर कह रहे हैं कांग्रेस और आरजेडी जिम्मेदार है? देखिए, आजादी के पहले भी इस देश में दो विचारधारा और दो तरीके के लोग रहे। एक सत्ता लोभी लोग रहे जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, और एक वो थे जो जनता के लिए लड़ रहे थे, जनता के लिए संघर्ष कर रहे थे। आज वही राजनीति है। एक कुछ लोग है जो सत्ता के लिए काम करते हैं, वो आज सत्ता के साथ में है, बाकी कांग्रेस तो आज सड़कों पर है। राहुल गांधी इतनी जो है सर्दी में भी एक टी शर्ट पहन के लोगों के बीच में है, निकल रहे हैं। जो है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी गुंडाई और उससे डराने का काम कर रहे हैं, उससे लड़ने का काम कर रहे हैं, जनता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, जनता के आवाज को सुन रहे हैं और मुद्दों को उठा रहे हैं। अब आती बात, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कही कि जो है पुल गिर गया, इस वजह से चले गए। साहब, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं, संदीप जी, ये वरिष्ठ पत्रकार ने ये बात कही है। पहली बात समझ लीजिए संदीप जी, और अपना गिरबान कांग्रेस का झांक लीजिए। रुकिए पंकज रस्तोगी जी प्लीज। संदीप जी, अरे अच्छा, तो पंकज जी है तो पंकज जी फिर वो टाइटल ले सकते हैं जो हमने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? सही विश्लेषण करना उनको अगर ये पता होता कि वो पुल का टेंडर, और सुनने की मुस्कान जी रिक्वेस्ट है कि अगर ठीक है, रुकिए। मुस्कान जी मैं बोलूं या नहीं, बिल्कुल संदीप जी बोलिए आप अपनी बातों को रखिए। कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? इस तरह का शब्दों का प्रयोग मत करिए संदीप जी। रुकिए पंकज जी प्लीज एक सुनिए। अरे भभुआगिरी मत करिए, भभुआइए मत। अरे आप मत करिए ना, आप भी तो मत करिए। अगर आप कांग्रेस के हैं तो के आधार पे अपनी बात रख रहा हूं, मर्यादाओं को ना लांघा जाए। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी संदीप जी अपना पक्ष मैंने क्या मांगा? ठीक है, रुकिए। नहीं, ये तरीका नहीं होता। आइए नहीं संदीप जी, अरे पंकज जी रुक जाइए। आपकी बातों को सबने संयम से सुना ना, सबकी बातों को सुनते हैं। रखिए पंकज जी अपना पक्ष रखिए। सॉरी संदीप जी रखिए। मैं बेशर्म क्यों कह रहा हूँ उसको, बात को आप समझिए, उसके पीछे तथ्य है। अगर मैं तथ्य गलत होगा मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस पुल की बात हो रही है वो पुल भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की जब मिली जुली सरकार थी तब पास हुआ, तब उसका टेंडर हुआ। गुजरात की एक कंपनी उसको बना रही है, जो कि मोदी जी के रिश्तेदार नातेदार शायद हो सकते हैं या संबंधी हो सकते हैं। वो पैसा लगाने वाले प्रधानमंत्री जब बने तो पैसा बहुत सारे लोगों ने लगाया था, उस कंपनी ने भी लगाया हो। तो उसका आरोप आप जो है किसी अन्य पार्टी पे लगा के और कहेंगे कि इस वजह से जो है हमने गठबंधन तोड़ लिया या इस वजह से अलग हो गए, ये मूर्खतापूर्ण बात होगी। इसलिए मैंने बेशर्म कहा कि तथ्यों को कम से कम टोटल लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सृजन घोटाले का आरोप लगाया था नीतीश जी के ऊपर, कांग्रेस ने तो लगाया नहीं था। सम्राट चौधरी जो अब डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, उन्होंने कहा था कि नीतीश जी के पास 10,000 करोड़ रुपए जाते हैं शराब घोटाले के पैसे जाते हैं। जो शराब अवैध बिक्री होती है बिहार में, उसके 10,000 करोड़ रुपए जाते हैं। ये हमारे आरोप नहीं है, ये आरोप चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के हैं। अब वो क्या 10,000 जाना बंद हो जाएगा या उसमें से 5,000 सम्राट चौधरी लेंगे और उसमें से 2,500 एक दूसरा वाला जो बना है उसको देंगे, 5,000 नीतीश लेंगे। ये बताने के लिए आप लोग ये नौटंकी किए या इसको रोकने के लिए किए? ये आरोप उस समय आपका क्या था? या आपने जनता को गुमराह किया या आज कर रहे हैं? ये बड़े बड़े मतलब भारतीय जनता पार्टी मतलब राजनीति दोगलेपंथी की एक हद होती है, उस हद की प्रकाष्ठा पर राजनीति करते हैं। देखिए यही काम इन्होंने अजीत पवार महाराष्ट्र में किया। अजीत पवार जो कहा घोटालेबाज, दुनिया भर की बातें की, आज वो जो है उनको आप डिप्टी सीएम बना देते हो। ये क्या राजनीति है आपकी? जनता को क्या आप समझते हो? भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या समझते हैं कि आप जो है लगातार जनता के अत्याचार भी करते रहोगे, बिना सिद्धांत की राजनीति भी करते रहोगे और आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, और सवाल पूछेगा तो आप उसको डटियाने का काम करेंगे, उसकी आवाज दबाने का काम करेंगे। नहीं चलेगा साहब, हम अकेले चिल्लाएंगे। सच अकेला हो सकता है लेकिन सच डरता नहीं है। हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, न्याय के लिए लड़ते रहेंगे जब तक न्याय मिलेगा नहीं।
ठीक है, न्याय के लिए लड़ते रहेंगे जब तक न्याय मिलेगा नहीं। लेकिन केसी जैन जी, अब क्या कीजिएगा, क्योंकि लगातार हर एक उंगली आप पर ही उठ रही है। भाई आप तो शुरुआत से कह रहे थे ये जो इंडिया अलायंस है ये चलने वाला नहीं है, अब तो टूट गया। कैसा महसूस हो रहा है आपको? तो अच्छा ही लग रहा होगा कि कंपटीशन आपका घट रहा है। पहली बात तो ये है कि अभी जिस प्रकार से हमारे संदीप त्रिपाठी जी पूरा मोर्चा संभाल रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, अगर यही सजगता, यही जो है जागरूकता और इतनी ही तेजी अगर कांग्रेस ने दिखाई होती तो शायद नीतीश जी ने वहां पे गठबंधन ना तोड़ा होता और वो हमको दे दिया टिकट क्या? इंडी गठबंधन को तोड़ तेजी देना। जाहिर की होती। राहुल गांधी टिकट दौड़ रहे, नहीं दिख रहा है। दिन भर में 100 किलोमीटर चलते हैं, नहीं दिख रहा है। रुकिए देखिए, संदीप जी, एक एक करके शराब प्लीज। बक रहे हैं आपको कुछ इससे हासिल होने वाला नहीं है ना। डिबेट में जो लोग बैठे हैं उससे मधुर संबंध रखिए। तो सत्ता इसे आप खिलाते आदरणीय रहिएगा, वरिष्ठ पत्रकार पैसे महोदयों से को बैठ के खरीदते गाली बक रहिएगा। रहे हैं, सीबी भाजपा वालों को गाली से बक रहे डराइएगा हैं। कि 10 इसके पहले आप सपा घोटाले वालों को गाली बकते थे, जेल भेज तो दिया इसके है, पहले मनीष आप आम सिसोदिया आदमी को पार्टी को गाली देते थे। और एक तो डरपोक आपने आदमी उन जो सारी चीज चीजों जो को है छोड़ के गठबंधन राजनीति किया के नहीं अंतिम किया। पड़ाव पर डर अरे आप ठीक आम है, आदमी ठीक है, पार्टी को ठीक है, ठीक है, केजरीवाल ऐसे ने नहीं, क्या कहा था? प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसे शाउटिंग मैच नहीं, शाउटिंग मैच नहीं। केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं और हम गठबंधन नहीं करेंगे कांग्रेस से, और आज उसी कांग्रेस से गठबंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अभी जब मध्य प्रदेश में चुनाव थे, यही समाजवादी पार्टी को जब 6 सीटें नहीं मिली थी, तब क्या क्या कुछ कहा कौन अखिलेश उखिलेश इनके पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने क्या कुछ नहीं कहा। अब फिर गठबंधन की कवायद कर रहे हैं। तो सत्ता लोलुप कौन है, जनता देख रही है। सिर्फ कह देने से, सत्ता लोलुप कह देने से नहीं होगा। और एक चीज बताऊं, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि भाजपा तो बहुत पहले से कह रही थी कि गठबंधन नहीं चलेगा। अरे ये तो छोड़िए, हमने तो कई सारे टीवी चैनलों के डिबेट में ये बात स्पष्ट रूप से रखी कि कई सारे इनके गठबंधन के दल भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ आने के लिए लालायित है। तब ये कहते थे नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अरे जब आप मान सम्मान नहीं देंगे, जब आपने जिसने सब सारी कवायद जिसने की, आपने उसको किनारे लगा दिया, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी ढूंढेंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। सारे प्रदेशों में, चाहे वो वेस्ट बंगाल ममता जी का क्षेत्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी का क्षेत्र हो, चाहे पंजाब में केजरीवाल जी का क्षेत्र हो, सीटें सब जगह पे आपको चाहिए। बिहार में भी आपको सीटें चाहिए। और आप कितनी सीटें दे रहे हैं जहां आपकी सरकार है? आप एक भी सीट नहीं दे रहे किसी दल को। तो नीतीश कुमार जी ने जो सारा की सारा गठबंधन जोड़ने का काम किया, उनको ना तो आपने संयोजक बनाया और उसके बाद में कहा कि नहीं इसका एक चेयरमैन अलग से होगा, बैठा देंगे। यानी कि उनके ऊपर कसनी करने का आपने काम किया। उनको आपने मान सम्मान भी नहीं दिया, संयोजक भी नहीं बनाया, कोई पद भी नहीं दिया उसमें। और प्रधानमंत्री के लिए, और जब किसी पद के लिए प्रपोजल आया तो आपने वही ये काम बातें किया। रिपीट हो रही है। खैर केसी जैन जी, आपने कहा था कि बहुत सारे ऐसे दल हैं जो लालायित हैं, अभी एक तो आ गए, अभी और कौन कौन से दल आने बाकी हैं? नाम बता दीजिए। वो तो आगे दिखाई देगा, आपको दिखाई पड़ जाएगा। ममता बनर्जी को तो कहीं साथ नहीं ला रहे आप बंगाल में भी? नहीं, आप देख लीजिए। लेकिन कि जो सत्ता लोलुपता की बात अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे, तो जिसने सारी कवायद की उसको किनारे लगाने का जब काम किया तो वो क्या करेगा? वो पार्टी क्या करेगी? उस पार्टी के मुखिया नीतीश कुमार जी क्या करेंगे? ठीक है, आपने उनको इंडी गठबंधन का क्या बनाया? संयोजक बनाया आपने उनको। आपने अध्यक्ष के रूप में, संयोजक के रूप में अलग अलग नाम प्रपोज कर दिए। अरे तो केसी जैन जी, वो फिर इंडिया अलायंस से अलग हो जाते ना। बिहार की सियासत से उन्हें अलग होने की जरूरत क्या थी भाई? वो सरकार से क्यों अलग हो गए? देखिए, विधानसभा लोकसभा अलग अलग चुनाव है दोनों। हम आपको एक चीज याद दिला दे। दरअसल लालू प्रसाद यादव जी, इसके पहले भी एक बार मुलायम सिंह यादव जी का नंबर आया था प्रधानमंत्री बनने का, और सिर्फ वहां पे अड़ंगा लगाने का काम किया था लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी ने। अगर वो उनके साथ होते तो वो प्रधानमंत्री बन गए हो। ठीक है, तो नीतीश कुमार जी ये चाहते हैं और लालू प्रसाद जी ये चाहते हैं कि अगर बिहार से किसी का नाम जाए तो उनका नाम जाए। और नाम किसका आगे जाने की उम्मीद दिख रही थी, आगे बढ़ने की? नीतीश कुमार की। तो नीतीश कुमार को लगातार किनारे लगाने का काम यहाँ पे लालू जी कर रहे थे और उधर कांग्रेस के राहुल गांधी जी कर रहे थे। तो उन्होंने दोनों से किनारा करने का काम किया। और ये तो इनकी घर वापसी है। ये तो पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहे, और यही कारण रहा कि लोकसभा में इतनी सीटें इनके पास में आई। यही कारण रहा कि बिहार में जब गठबंधन में चुनाव लड़े थे, केसी जैन जी, नीतीश कुमार जी की बहुत बार घर वापसी फिर हो चुकी है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 2017 में घर वापसी। अरे भाई कितनी बार घर वापस होंगे? इतनी बार तो विदेश से बच्चे घर नहीं आते जितनी बार नीतीश कुमार बार बार आपके साथ आ रहे हैं। खैर संदीप त्रिपाठी जी,
आरोपों उसका पर जवाब, कारण फिर ये उसके है- बाद मैं संजय जी का रुख उसका करूंगी। कारण यही है कि वो दूसरी जगह जा दावे कर रहे थे, तो आज मैं एक दावा मैं कह देता हूँ। ये सब तो जाइएगा जो डायरी में चिरंजी लिख का कर रख काम करते हैं लीजिएगा, वो काम कर रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी अगर बहुमत से ठीक है 10 ठीक है, सीटें वापस कम आप सबका रहेगी। रुख करेंगे, लेकिन बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंच चुके हैं। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंच चुके हैं। नड्डा के साथ चिराग पासवान भी मौजूद है, नड्डा के साथ चिराग पासवान भी मौजूद है। तो देखिए, जेपी नड्डा अब बिहार पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में नीतीश शपथ लेंगे, मंच सज चुका है और जेपी नड्डा भी अब पटना पहुंच चुके हैं। बस अब नई सरकार का ऐलान होना बाकी है और नई सरकार के ऐलान के साथ ही मुख्यमंत्री तो भाई वही पुराना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार एक बार फिर से एक कुर्सी पर काबिज होने वाले हैं। तो नड्डा के साथ चिराग पासवान भी मौजूद है और देखिए तस्वीरें हैं कि उनके साथ चिराग पासवान मौजूद है, जेपी नड्डा के साथ चिराग पासवान मौजूद नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। और उसके साथ ही डिप्टी सीएम जो अब जल्दी ही शपथ लेने वाले हैं, तकरीबन मेरे मुताबिक 4:45 का वक्त हो चुका है, 15 मिनट का समय शेष और है जब शपथ लेते हुए नीतीश कुमार नजर आएंगे। और अब जेपी नड्डा जब पटना पहुंच चुके हैं तो उनके साथ चिराग पासवान भी मौजूद है, सम्राट चौधरी भी मौजूद है। तो देखिए, बिहार की सियासत में जो उठापटक हुआ उसके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि अब 2024 की जो पटकथा है अब वो बिहार से लिखने की शुरुआत की जा चुकी है। तो प्रवक्ता कांग्रेस का रुख करेंगे, जो लगातार आरोपों पर जवाब दे रहे थे। संदीप त्रिपाठी जी, आपने नीतीश कुमार को तरजीह नहीं दी, तवज्जो नहीं दी, उनको जिस तरीके से उम्मीद थी उस उम्मीद के मुताबिक आपने पद नहीं दिया और उसका नतीजा आज आप भुगत रहे हैं। केसी जैन जी क्या रहेंगे? नहीं, एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि उन्होंने ही सब कुछ किया, तो देने की स्थिति में कांग्रेस कहां से आ गई? ये तो वो रहे थे ना सबको। पहली चीज ये भारतीय जनता पार्टी और उनके मुताबिक ये वही कहते हैं कि उन्होंने सबको इकट्ठा किया, पहली बैठक भी अपने यहाँ ही उन्होंने आयोजित की, तो उस कांग्रेस देने वाली कौन होती है? वो तो खुद ही सबको दे रहे थे। अब ये यहाँ देने के बजाय यहाँ पर ज्यादा मिल गया, कुछ माल पानी ज्यादा आ गया होगा। और भारतीय जनता पार्टी को भी पता चल गया था कि बिहार में वो 0 सीट पाने वाले हैं, तो उनको भी जिनको जरूरत थी तो कोई और दबाव, जैसे मैं फिर बता रहा हूँ कि सृजन घोटाले का जो मैंने बात कही, इसीलिए कहा कि याद करिए सृजन घोटाले का आरोप लगा था, उसके बाद इन्होंने पहली बार जब जो है तोड़ा था गठबंधन जो है कांग्रेस और राजद के साथ, तो ये तब गए थे सृजन घोटाले का। और ये दूसरा जो मैं कह रहा हूँ 10,000 करोड़ का आरोप लगाया, तो वो जानते थे कि ये सरकार, जैसे अपने गांव वगैरह की राजनीति में देखिए कट्टा लगाकर विपक्ष के नेताओं को जेल भेज देते हैं, कार्यकर्ताओं को, तो ये कट्टा लगाकर जो भेज देते हैं छोट भैया राजनीति में, वही भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई के माध्यम से आज के डेट में बड़ी राजनीति में कर रहा है, भारतीय राजनीति में, देश की राजनीति में कर रहा है। पहली चीज। दूसरी एक बात आप और समझिए, मैं एक दावा और कर देता हूं और चैलेंज कर रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें कम रहेगी, 10 सीटें, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक सांसद नहीं मिला था, मैं दावे के साथ कहता हूं कि नीतीश जी जो है एनडीए छोड़कर इंडिया के साथ आ जाएंगे। हम तो ये अच्छी बात है, वो गए, वो अगर 10 सीटें 20 सीटें जीत कर आएंगे तो हम समझ लीजिए जीत रहे हैं। आज हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी को 284 से नीचे रखना है। अगर ये 283 रह जाएंगे तो कोई भी दल, जितने भी दल है वो मजबूरी का और डर का है। आप समझिए मुस्कान जी, ठीक है, चाहे वो हम हो, चाहे वो चिराग पासवान जी हो, कोई भी नेता, वो डर की वजह से इनके साथ में है और कोई कारण है नहीं। इसलिए हमारा सिर्फ एक उद्देश्य। दूसरी चीज, ये अभी न्याय यात्रा की बात हो रही थी, मैं मुस्कान जी सिर्फ इतना कहूंगा, एक व्यक्ति जो कि लगातार जनता के लिए लड़ रहा है, जनता के नेतृत्व का अभाव है और उसके राहुल गांधी जी संभाल नहीं पा रहे। चलिए ठीक है, एक करके, लेकिन वापस अपनी चर्चा करो करेंगे बिहार से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता रहे, तो इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से, जहां तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आ चुका है। तेजस्वी यादव की तरफ से एक बार फिर से बड़ा बयान दिया गया है। 2024 में जेडीयू खत्म हो जाएगी, ये तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया है कि 2024 में जेडीयू का खात्मा तय है। बिहार में अभी खेला बाकी है, तो बिहार में अभी खेला बाकी है। बीजेपी को एक कड़ा संदेश देने का काम किया है तेजस्वी यादव ने। हमने युवाओं को रोजगार दिया और अब बिहार में बड़ा खेला होना है।
पर्यटन नीति पर हमने काम किया तो तेजस्वी यादव आज साफ तौर पर अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि अभी तो खेला होना बाकी है और 2024 में जेडीयू खत्म हो जाएगी। तो ग्यामा ग्यामी के बीच तेजस्वी यादव का ये बयान, आखिर क्या समझा जाए संजय राजन जी? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2024 में जेडीयू खत्म है, बिहार में अभी खेला होना बाकी है। इस बयान से क्या समझा जाए, क्या इशारा है उनका, क्या लगता है? देखिए, तेजस्वी यादव लगातार इस तरह का बयान दे रहे हैं, लेकिन ये बात अलग है कि उनके हाथ से अब सब कुछ निकल चुका है। नीतीश कुमार शपथ लेने वाले हैं। लेकिन मुस्कान, एक वाकया मैं निश्चित तौर पर करूंगा। एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझको चीज विधानसभा अध्यक्ष मांगेगा, संदीप जी जरा नहीं, सुन हम बता लीजिए। रहे जो ये कह रहे हैं कि खत्म हो गया, उनको जानकारी दे रहा हूँ कि विधानसभा अध्यक्ष राजस्व है और वो सदन में इस चीज को एक्सेप्ट कर सकता है कि आप बहुमत साबित करिए। वो 2 मिनट का काम है। वो महाराष्ट्र की तरह आप ज्ञान ना दे, जरा समझ ले। मुस्कान, बताया ये गया पिछले साल सितंबर माह के आखिरी सप्ताह में एक शाम आईबी का निदेशक एक सीलबंद लिफाफे के साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलता है। गृह मंत्री को लिफाफा देते हुए आईबी निदेशक कहते हैं, सर इट्स वेरी अर्जेंट। लिफाफे को खोलकर पढ़ने के बाद अमित शाह के चेहरे का भाव बदल जाता है। दरअसल इसमें यह जानकारी दी गई थी कि जेडीयू में फूट कराने की तैयारी चल रही है। हरिवंश राय जो उपसभापति हैं, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जिम्मेवारी दी कि आप नीतीश कुमार से बातचीत करें, उनको ये जानकारी साझा करें, क्योंकि उस लिफाफे में पूरी उसमें पुष्ट जानकारी दी गई थी। नीतीश कुमार ने तत्काल, जैसा कि हमारे सहयोगी पंकज जी बता रहे थे, उन्होंने जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव की और कमान अपने हाथों में ले ली, राष्ट्रीय अध्यक्ष। उसके बाद धीरे धीरे ललन सिंह से उन्होंने कमान ले ली और उसके बाद कवायद जो रहा सबके सामने है। तो ये निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है, ये बहुत ही विश्वस्त सूत्र है। और दिल्ली के बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं जो अपने चैनल को देख रहे हैं, उन्होंने मुझको ये ट्वीट कर जानकारी दी है, सॉरी व्हाट्सएप करके जानकारी दी है। अब आपको मैं बता देता हूं कि ये जो कांग्रेस के संदीप जी हैं, इनको आगे की जानकारी दे देता हूं। संदीप जी, इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, 12 साल मैंने कांग्रेस को कवर किया है, राहुल गांधी के कोर कमेटी का मेंबर भी रहा हूं मैं, ठीक है, मेरा नाम संजय राजन है। अपनी गलतियों को, अपने कमियों को आपको समझने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं संदीप जी कोई कमी ऐसी रही होगी। संदीप जी सुनिए, कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमी रही होगी। तभी आप कांग्रेस के साथ गलत किया। नहीं रुकिए संदीप जी, जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो आप लोग सीधा पत्रकारों, सीधा एंकर पर सवाल निशान खड़े कर देते हैं। ज्ञान ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। हम तो पहले भी ये चाहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है कि सारे विपक्षी सियासी दल मजबूती के साथ चुनाव लड़ें। हम किसी के क्षमता पर आकलन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ गठबंधन को लेकर के कहाँ कमियां रह गई हैं उसका विश्लेषण कर रहे हैं। अगर सीख लेंगे तो बेहतर रहेगा, अदरवाइज आपकी मर्जी, आप मेरे ऊपर सवाल खड़े कर दें। विश्लेषण एक एकड़ जो चुनौतियां आ रही हैं, एक एकड़ जो चुनौतियां आ रही है, उसका आपने डट कर मुकाबला किया क्या? बीजेपी की रणनीति के आगे आप क्यों मात खा जाते हैं? कौन सी रणनीति उनकी ऐसी है कि जो 60-55 साल शासन में रहे? अभी और देखते जाइए, और देखते जाइए, आने वाले दिनों में संदीप जी आपके साथ हम रहेंगे। आने वाले दिनों में भी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आपने कर्नाटका में जीत दर्ज की, हम लोगों ने बहुत तारीफ की। चलिए ठीक है। देखिए, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जब कांग्रेस की वाहवाही करनी होती है तो भी मीडिया मुखर होकर वाहवाही करती है, प्राइम टीवी तो भी मुखर होकर वाहवाही करता है, और जहां जिसकी गलती होती है वहां भी प्राइम टीवी मुखर होकर अपने दर्शकों तक दिखाएगा, क्योंकि हम बायस मीडिया नहीं है। संदीप जी, पहली बात। दूसरी बात, लगातार हम ये कह रहे हैं कि अगर थोड़ी बहुत सीख इंडिया अलायंस ले लेता तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती, क्योंकि हर एक प्रदेश में आप ही का दल टूट रहा है और ये सलाह आप ही को लगातार दी जा रही है, बीजेपी भी दे रही है। यहाँ कोई किसी की जीत की पुष्टि नहीं कर रहा है, यहाँ सिर्फ एक विश्लेषण, एक आकलन हो रहा है। तो आप हमारी पत्रकारिता, हमारे करियर पर आप सवाल निशान नहीं खड़ा कर सकते, पहली बात। केसी जैन जी, लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी मिशन डिमोलिशन पर काम कर रही है, इंडिया अलायंस को बीजेपी तोड़ रही है। भाई क्यों तोड़ रहे हैं आप? उनको एकजुट रहने दीजिए ना, डर है क्या आपको? देखिए, जिन लोगों के अंदर नेतृत्व का अभाव है, जो अपने लोगों को अपना बनाकर नहीं रख पाते हैं, जो पार्टी केवल और केवल क्षेत्रीय पार्टियों के अंदर सेंधमारी करने का लगातार काम कर रही है, और उसके बाद में आरोप ये भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं।
देखिए, राजनीतिक दल बहुत परिपक्व दल है, कोई नई नई पार्टी का गठन नहीं हुआ है। लंबे समय तक नीतीश कुमार जी कई बार मुख्यमंत्री रहे और कई तमाम सारे उनके सांसद हैं। और जब वो भारतीय राजनीति में एक बड़ा काम करने के लिए निकले थे कि दक्षिण से लेकर के उत्तर तक पूरे देश में जितने विपक्षी दल हैं उनको जोड़ने की लगातार कवायद कर रहे थे, ऐसे व्यक्ति को भी अगर कांग्रेस सहज करके समेट करके नहीं रख पाई तो उसके बाद में उनको बिल्कुल अधिकार नहीं बनता है कि वो इस तरीके का आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी की भारतीय जनता पार्टी टूट फूट की राजनीति करे। दरअसल क्या है कि अगर नीतीश कुमार जी इस तरीके की मेहनत कर रहे थे तो बिल्कुल उनके अंदर महत्वाकांक्षा भी थी, वो इस चीज के योग्य भी थे और उनको ये अधिकार भी था कि जो व्यक्ति सबसे आगे आकर के सबको जोड़ने का काम कर रहा है उसको महत्व मिले। लेकिन नीतीश कुमार जी को जिस प्रकार से कांग्रेस ने लगातार किनारे लगाया, उससे आप देखिए कई बार वो मीटिंगों में नहीं गए, कई बार मीटिंगों में बीच से उठ करके चले आए, कई बार उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया और उसके बाद जब पद देने की कोई बात आई तो पता चल रहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का नाम प्रपोज कर दिया जाता है, उन्हीं को आगे कर दिया जाता है। फिर महत्व क्या रह गया नीतीश जी का इस गठबंधन में, इंडी गठबंधन में क्या महत्व रह गया? और सबसे बड़ी बात यह है कि नेतृत्व का अभाव, जो अपने दलों को, गठबंधन के दलों को रोक के नहीं रख पा रहा है, वो देश और राष्ट्र के लिए क्या काम करेगा, क्या नेतृत्व दिखाएगा? तो कुल मिलाकर के ये सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है कि कांग्रेस के अंदर नेतृत्व विहीनता है, कोई भी अनुशासन नहीं है, कोई नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है और ये आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे। और मैं आपको बता दूं, फिर वही बात मैं कह रहा हूं, अभी तो नीतीश कुमार जी टूटे हैं, कई सारे और दल लगातार टूटने के लिए लालायित हैं। अच्छा ठीक है, केसी जी नाम नहीं बताइए, लेकिन कितने दलों से आप संपर्क में हैं ये तो बता दीजिए। छुटकारा पाना चाहते, ये तो आप आगे की तस्वीर देखिएगा क्या है, जब वो टूट करके अलग हो जाएंगे तो पता चल जाएगा, और क्यों होंगे उसका कारण भी स्पष्ट होकर के सामने आएगा। ठीक है, यानी कि माना जाए कि बीजेपी मिशन डिमोलिशन पर लगी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये इनके अंदर जो टूट है उसका आरोप ही दूसरे पे लगा है। अगर आप अपने घर में अपने लोगों को सहज के समेट के नहीं रख पा रहे हैं उनके, और दूसरे को आप महत्व दे रहे हैं, आप दूसरे को महत्व दे रहे हो, जो आपका अपना उसको आप महत्व नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा इसमें? आप देखिए वेस्ट बंगाल में क्या हुआ। वेस्ट बंगाल में इस कांग्रेस की पार्टी के जो इन्होंने यात्रा निकाली उसके बैनर पोस्टर फाड़े गए। ये क्या तस्वीर दिखाते हैं? कौन थे वहां के बैनर पोस्टर सारे फाड़ने वाले लोग? और ममता जी का बयान भी सामने आया कि हमको बुलाया तक नहीं गया उस मीटिंग में, उस यात्रा में, क्यों हमको नहीं बुलाया गया, क्यों हमको किनारे किया गया। और इसी तरीके से अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया। ठीक है, और आप देखिए कि केजरीवाल जी ने स्पष्ट कर दिया कि हम पंजाब में 13 की 13 सीटों पे लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के जब इनकी सारी की सारी जो गठबंधन दल है, घटक दल है, अपने अपने स्टेट में जहां पे उनका वर्चस्व है, जहां पे उनका नेतृत्व है, जहां पे वो सत्ता में है, वो लगातार कांग्रेस के नेतृत्व को खारिज कर रहे हैं। फिर ये गठबंधन किस चीज का? ये जवाब तो कांग्रेस को देना चाहिए। काहे का इंडी गठबंधन? ठीक है, लेकिन पंकज रस्तोगी साहब, अभी संदीप त्रिपाठी जी ये कहते हुए नजर आए कि दोबारा से नीतीश कुमार फिर से इंडिया अलायंस में आएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी क्या वाकई अभी बचती है? ये किस उम्मीद में ये लोग बैठे हैं कि वापस नीतीश कुमार आ जाएंगे? देखिए, पहले मुस्कान जी ये समझ लीजिए कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें जिस तरह के समीकरण दिख रहे हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है कि मोदी जी ने अब की बार 400 के पार, तो उस कड़ी में निरंतर रूप से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, ये निश्चित मान के चलिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जिस तरह से ये जिस कांग्रेस एक पेंडुलम की तरह है कि आज उसको ममता बनर्जी आंख दिखाती है, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जो है वहां पर 42 सीटें हैं लोकसभा की, 42 में से मैं एक भी सीट नहीं दूंगी। अधीर रंजन चौधरी जो वहां पर सांसद भी हैं कांग्रेस से और बंगाल से आते हैं, उन्होंने जो विपक्ष के नेता भी हैं, उनको वो दिन भर पानी पी पी के ममता बनर्जी को गाली देने का काम करते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया ममता बनर्जी ने, और वहां वो न्याय यात्रा में भी शामिल नहीं हुई। अब आइए आप झारखंड की बात करते हैं, तो झारखंड में जो हेमंत सोरेन है उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां 80 सीटें आती हैं, वहां कांग्रेस दावेदारी कर रही थी, वहां उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं 7-8 सीटों से ऊपर, समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट इनकार कर दिया, मैं आपको सीटें नहीं दूंगी। और उसके बाद
बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने पैक्ट करने के प्रयास किए तो बहुजन समाज पार्टी ने स्पष्ट इनकार करते हुए कहा कि हम अकेले लड़ना पसंद करेंगे लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेंगे। तो कांग्रेस कहां लड़ेगी, किस स्टेट पे लड़ेगी? बिहार की हालत आपने देखी ली है, बिहार में बुरा हाल है। तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कांग्रेस तो की जो हालत है, और कांग्रेस ही सबसे बड़ा जो अति महत्वाकांक्षा राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की है, ये निश्चित मान के चलिए कांग्रेस सबसे ज्यादा हार का, इंडी गठबंधन की हार का सबब बनेगी और सर्वाधिक हार का कारण बनेगी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस बात को कांग्रेस के नेता नहीं समझ रहे हैं। वो अपने उस मुगालते में रहते हैं कि मेरे साथ मैं ऐसा कर दूंगा वैसा। वो खाली जो 131 सीटें दक्षिण के राज्यों की है, केरल, तमिलनाडु और वहां आंध्रा, वहां की सीटों पे ही फोकस कर रहे हैं और उसी को लेके वो चल रहे हैं। पिछली बार आप देखिए उन्होंने राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, 3580 किलोमीटर की यात्रा थी। 3580 किलोमीटर की यात्रा में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में कहां हमारी भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने निकाली? कहां आप गए? नहीं गए। तो ये सब चीजें ये प्रदर्शित करता है कांग्रेस का जिस तरह का रवैया है। वो निश्चित मान के चलिए ये इंडी गठबंधन जरूर बना है, लेकिन वहां अगर आप देखें इंडी गठबंधन के किसी नेता पे आप देखें तो सबके ऊपर कोई ना कोई भ्रष्टाचार के आरोप है। कांग्रेस का जो युवा राजकुमार है राहुल गांधी, वो खुद जमानत में 5000 करोड़ के, ये हम उसकी न्यायालय की बात बोल रहे हैं। और सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, दोनों लोग जो है दिल्ली की 30,000 कोर्ट से जमानत में 5000 करोड़ का नेशनल हेराल्ड का घोटाला। तो ये सब चीजें ये और राष्ट्रीय जनता दल को ले लीजिए, अभी राव जवेरी कोर्ट ने जमीन के बदले घोटाले में 2 तारीख को वहां पेशी है, राबड़ी यादव की भी पेशी है, मीसा यादव की भी पेशी है, और ये चाहे आपके लालू यादव हो चाहे आपके जो तेजस्वी यादव हो, उनसे भी पूछताछ होनी है। तो ये सब इस तरह के लोग जिसके पुख्ता प्रमाण है, पूरी प्रामाणिकता है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। ईडी ने बकायदा उसकी चार्जशीट दाखिल की है। तो ये सब चीजें आप कहा, अभी कोर्ट में जब राहुल जवेरी कोर्ट में उसने चार्जशीट दाखिल करी तभी उनको सम्मता मिल हुआ है कि आप लोग वहां पर 2 तारीख को प्रस्तुत होइए, 2 फरवरी को। तो ये सब चीजों का ये इंडी गठबंधन जनता सब देखती है, जनता सब जानती है। और इस मुस्कान जी, दूसरी चीज, इन्होंने जिस तरह से भगवान राम का जो नहीं हुआ वो किसी काम का नहीं है, जनमानस ये देख रहा है। और जिस तरह से इन्होंने वहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को ठुकराने का काम किया, उसके निमंत्रण को, उसका ये जनता भी निश्चित रूप से मान के चलिए इनको ठुकरा देगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, कुर्सी पर 9वीं बार सवार होने को तैयार है नीतीश कुमार और मंच सज चुका है। और जो तमाम बीजेपी के नेता है, जेपी नड्डा, उनका भी पहुंचना शुरू हो चुका है। और देखिए, सारे विधायकों का पहुंचना लगातार शुरू हो चुका है। अब से कुछ ही देर बाद का वो समय होगा जब लगातार तस्वीरें प्राइम टीवी अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा, जब बिहार की सत्ता की बड़ी कुर्सी पर एक बार फिर से नीतीश कुमार सवार होने वाले हैं। तो देखिए, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ के सामने आज फिर से सीएम नीतीश कुमार दोबारा सीएम बनेंगे। वैसे तो बड़ा कंफ्यूजन सा है ये बोलना कि दोबारा बनेंगे, क्योंकि अभी जो सुबह तक सीएम थे उन्होंने सुबह ही त्यागपत्र दिया, सीएम का पद छोड़ा, और अब वो दोबारा से सीएम की कुर्सी पर बैठने वाले हैं। तो देखिए, लगातार बिहार की राजनीति में जो उठापटक हो रहा है, अब उस पर पूर्ण विराम लग चुका है, क्योंकि सीधी लाइव तस्वीरें प्राइम टीवी अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहा है, जहां नीतीश कुमार सीएम बनते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार बदल चुकी है, पैटर्न बदल चुका है, लेकिन जो सीएम है वो कॉमन है। और कॉमन इस तरीके से क्योंकि नीतीश कुमार को आप देख पा रहे होंगे, ये 9वीं बार कुर्सी पर सवार हो चुके हैं नीतीश कुमार। और देखिए, सीएम पद की शपथ लेते हुए राज्यपाल के सामने नीतीश कुमार ये नजर आ रहे हैं। और देखिए, ये पहली एक दिन में मेरे मुताबिक तीसरी बार ये नीतीश कुमार पहुंचे हैं राजभवन। सुबह सुबह जब 11 बजे नीतीश कुमार पहुंचे तो वो अपना इस्तीफा लेके पहुंचे, लिफाफे के अंदर सीएम अपना इस्तीफा लेकर पहुंचते हैं। दूसरी बार सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। मैं अपनी टीम से बोलूंगी कि एम्बियंस अब किया जाए, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार शपथ लेते हुए दोबारा नजर आए। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं
मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबसे सिवाय, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सीएम नीतीश कुमार 9वीं बार सीएम बन चुके हैं। सुबह ही सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, दोबारा सीएम की कुर्सी पर सवार होते हुए ये बिहार के सीएम है नीतीश कुमार। यूं तो नया सीएम कहना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि सरकार नहीं है, लेकिन सीएम वही पुराने हैं। नीतीश कुमार देखिए ये राज्यपाल के सामने मौजूद है, राजेंद्र विश्वनाथ के सामने इस वक्त मौजूद है नीतीश कुमार, जो कि दोबारा सीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार की तस्वीर में एक चीज बदली है, वो ये है कि इस बार नीतीश कुमार एक नई सरकार के साथ आए हैं। एनडीए के साथ एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार में सीएम की कुर्सी पर सवार हो चुके हैं। और देखिए लड़ाई तो कुर्सी की ही होती है, और सत्ता की लड़ाई में कब आपसी में नेताओं का, पार्टियों का गठजोड़ हो जाए, गठबंधन हो जाए, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजनीति कहा जाता है संभावनाओं का खेल, और वाकई संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं लगातार जारी है। लेकिन देखिए सियासत में कोई भी चीज अचानक नहीं होती है, पटकथा बहुत पहले से लिखी जाती है, बस वो पिक्चर रिलीज कब होती है इसका इंतजार करना होता है। फिलहाल बिहार की जो सियासत में उठापटक चल रहा था, जो ट्रेलर बहुत दिन से रिलीज हो चुका था, उसका क्लाइमेक्स आ चुका है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार सीएम बन चुके हैं, शपथ ले चुके हैं, राज्यपाल के सामने उन्होंने शपथ लिया है। अब इसके बाद दोनों ही डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखिए बिहार में भी बीजेपी ने अपना जो पुरानी एक परंपरा थी वो जारी रखी है। दरअसल अभी हाल ही में 3 राज्यों के जब नतीजे देखिए, अब लगातार शपथ ग्रहण समारोह चालू हो चुका है। मैं अपनी टीम से बोलूंगी कि सीधा आवाज को ऑफ किया जाए। आदेश। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह से निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। श्री सम्राट चौधरी, बिहार के नए डिप्टी सीएम में सम्राट चौधरी महज 16 से 17 महीनों का ही बीजेपी को इस बार इंतजार करना पड़ा और दोबारा बीजेपी बिहार की सत्ता पर आ चुकी है। और देखिए सम्राट चौधरी अब शपथ लेते हुए नजर आएंगे, जिनको मंच पर आमंत्रित किया गया है। डॉक्टर प्रेम कुमार, श्री श्रवण कुमार, श्री संतोष कुमार सुमन, श्री सुमित कुमार सिंह। बिहार राज्यपाल के आदेश से रॉबर्ट एल चौंगथू, राज्यपाल के प्रधान सचिव। मनोनीत मंत्री श्री सम्राट चौधरी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने का कृपा करें। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति
संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मनोनीत मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मनोनीत मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें।
मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। विजय सिन्हा जिंदाबाद। मनोनीत मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं विजय प्रसाद यादव सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना किसी सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय प्रसाद यादव सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा इसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा।
मनोनीत मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं डॉक्टर प्रेम कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर प्रेम कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सशुद्धित या प्रकट नहीं करूंगा। तो देखिए, बिहार की सियासत में जो उठापटक लगातार चल रही थी